फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। क्लास 12 का ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत रसायन चैप्टर का है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आप फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं। आपको बता दें कि ये टॉपिक फिजिक्स में भी पढ़ना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी स्टूडेंट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट अच्छे से ध्यान देकर पढ़ेंगे। आपको बता दें कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडे साइंटिस्ट का नाम है और इसमें एक शब्द यूज हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। तो फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम क्या है, पहले हम बताना चाहेंगे कि विद्युत अपघटन क्या होता है। बोर्ड पर ध्यान बनाइए। जब किसी भी पदार्थ को के द्रवित घोल को लिया जाता है, जैसे मान लीजिए हम ZnSO4 का यहाँ मोल्टेन सॉल्यूशन या द्रवित घोल लिए और इसमें कोई दो धातु का रड इसमें व्यवस्थित करते हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर सके। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ये ZnSO4 अपने अवयवी आयनों में टूट जाता है, Zn++ और SO4-। तो आपको बता दें कि वे सभी पदार्थ जो अपने द्रवित घोल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर या जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, तो इन सभी पदार्थ को विद्युत अपघट्य कहते हैं और इस घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। यानी वैसे पदार्थ जिसके जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं और यह प्रक्रम विद्युत अपघटन कहलाता है। तो यहाँ विद्युत अपघट्य और विद्युत अपघटन को हमने समझाने का प्रयास किया, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइसिस को हमने समझाने का प्रयास किया। तो यहाँ ये टॉपिक पढ़ने के बाद अब आप ध्यान से समझिए अपने टॉपिक को, जिसका नाम है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। आपको बता दें कि ये टॉपिक का संबंध जिस कॉन्सेप्ट से है, जिस कॉन्सेप्ट के बल पर फैराडे ने अपना ये नियम दिया जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है, ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि आप प्रयोगशाला में हैं, लैब में हैं, आपने दो धातु का साफ सूखा हुआ प्लेट, सपोज दैट जिंक धातु का आपने लिया 120 ग्राम का, इसका इनिशियल स्टेट में प्रारंभिक स्थिति में इसका 120 ग्राम वेट है। 120 ग्राम का दो धातु का प्लेट लिया जिंक का और ZnSO4 के मोलर सॉल्यूशन में आपने डुबा दिया। तो यहाँ पर जैसे ही आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि 5 एम्पियर के करंट को 30 सेकेंड तक हमने प्रवाहित किया और हम पहले जो प्लेट लिए हैं उसको पहले से हम यहाँ तौल लिए हैं। अच्छे से तौलने के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है अभी आपको पता चलेगा। जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ये Zn++ और SO4- में टूट जाएगा, यानी ये अपने दो अवयवी आयनों में टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि इस पर धनात्मक आयन है तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर जाएगा और इस पर ऋणात्मक आयन है तो ये धनात्मक इलेक्ट्रोड पर जाएगा। तो 5 एम्पियर का करंट 30 सेकेंड तक प्रवाहित करने के बाद हम ये इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई बंद कर रहे हैं और अब इस प्लेट को बाहर निकाल रहे हैं। तो पता चल रहा है कि ये प्लेट पहले 120 ग्राम का था और अब ये प्लेट बढ़कर 130 ग्राम का हो गया। मतलब 5 एम्पियर का करंट 30 सेकेंड तक हम प्रवाहित किए, मतलब समझ सकते हैं I और T का मल्टीपल Q होता है। तो टोटल 150 कूलम हम इलेक्ट्रिसिटी का खर्च किए और 150 कूलम जब खर्च किए तो कितना ग्राम जाकर मुक्त हुआ? 10 ग्राम। यानी पहले 120 ग्राम का प्लेट था, अब 130 ग्राम का है, मतलब कितना ग्राम जाकर मुक्त हुआ? तो 10 ग्राम जिंक का इस पर जाकर मुक्त हो रहा है जब हम 150 कूलम विद्युत का खर्च कर रहे हैं, विद्युतीय आवेश का। सोचिए कि हम अभी करंट का सप्लाई बंद नहीं करते, 30 सेकेंड के बदले 50 सेकेंड करंट देते तो क्या होता? और ज्यादा ये आयन में टूटता और ज्यादा पदार्थ जाकर मुक्त होता। इसका मतलब है विद्युतीय आवेश का परिमाण जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि आज का ये टॉपिक फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा
और प्रवाहित किए गए विद्युतीय आवेश के परिमाण के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। और इसी संबंध को हम लोग फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के नाम से जानते हैं। इससे संबंधित दो नियम फैराडे ने प्रतिपादित किया, जिसमें से प्रथम नियम आप पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन उससे पहले जो आपने क्लास नोट्स में लाइन बाय लाइन लिखा है देख लीजिए। गिवन बाय फैराडे इन 1833 to 34, फैराडे ने सर्वप्रथम विद्युत अपघटन की घटना के प्रक्रम में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा और प्रवाहित किए गए विद्युतीय आवेश के परिमाण के बीच संबंध प्रदर्शित किया, जो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के नाम से जाना जाता है। तो शुरू होता है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। क्या कहता है ये? तो ये बात कह रहा है कि किसी विद्युत अपघटन के प्रक्रम में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, किसी विद्युत अपघटन के प्रक्रम में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा यानी कि W, प्रवाहित किए गए विद्युतीय आवेश यानी Q के परिमाण के क्या होती है? तो यहाँ W समानुपाती हो गया Q, और समानुपाती हटते ही आप सभी स्टूडेंट जानते हैं Z आ जाता है यहाँ विद्युत रासायनिक तुल्यांक के रूप में। जैसे गुरुत्वाकर्षण आप चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ G आया था फिजिक्स में 9th 10th क्लास में, वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दुनिया में विद्युत रासायनिक तुल्यांक आया है स्पेशल Z। और यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट जानते हैं Q बराबर IT होता है, तो यहाँ पर W बराबर क्या हो गया? ZIT। तो ये फैराडे के प्रथम विद्युत अपघटन के नियम से जो परिमाणात्मक मान प्राप्त कर रहे हैं विद्युतीय आवेश और मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा के बीच, तो हमने यहाँ मान लिया, देखिए माना कि I एम्पियर की विद्युत धारा को T सेकेंड तक प्रवाहित कर रहे हैं विद्युत अपघटन के घोल में, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर कितना ग्राम मुक्त हो रहा है? W ग्राम। तो W समानुपाती Q हो गया, W बराबर ZQ, तो W बराबर क्या हो गया? ZIT। यही है आपका फैराडे का विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का फॉर्मूला। विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का ये फॉर्मूला W बराबर ZIT। यहाँ T स्मॉल होगा, कैपिटल T टेम्परेचर होता है, तो ध्यान देंगे। Z यहाँ विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। अब जल्दी जल्दी समझ लीजिए, W क्या है? इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, I क्या है? करंट, विद्युत धारा, और T क्या है? तो यहाँ Z क्या है? तो Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, आप लोग के भाषा में नियतांक। नियतांक, अब इस नियतांक को समझना है तो समझ लिया जाए कि ये नियतांक विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक को समझने के लिए एक बार बोर्ड पर ध्यान दे दीजिए। किसी भी नियतांक को परिभाषित करने के लिए हम बार बार अक्सर समझाते हैं कि आप बाकी सभी फैक्टर को, जो भौतिक राशि, उसको एकांक मान लीजिए। तो हम अगर यहाँ पर W बराबर होता है ZIT, अगर हम I को 1 एम्पियर मान लें, T को 1 सेकेंड मान लें, तो आप ही बताइए क्या हो जाएगा? W बराबर Z गुणे 1 गुणे 1, मतलब W बराबर Z। यानी वास्तव में Z का मान मुक्त हुए इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा के रूप में होगा। यानी कहने का मतलब, जब 1 एम्पियर के करंट को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो किसी इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ का जितना ग्राम मुक्त होता है वही विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। तो यहाँ इसको बढ़िया से जरा समझ लिया जाए। मान लीजिए कि आप लैब में हैं और आप ये दो प्लेट लिए हैं जो लगभग 60 ग्राम का है, दोनों प्लेट 60 ग्राम का है, और यहाँ 1 एम्पियर का करेंट 1 सेकेंड के लिए आपने फ्लो कराया। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट का, सपोज दैट आपने ZnSO4 लिया है और ये Zn का प्लेट है, तो ये जैसे ही आयन में टूटा करंट के फ्लो से एक सेकेंड से और जाकर डिपॉजिट हुआ। अब जब आप इस रड को निकाल रहे हैं बाहर, तो इस 60 ग्राम से बढ़कर 62 ग्राम प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक प्रवाहित किए तो 2 ग्राम जाकर मुक्त हुआ। तो ये 2 ग्राम जो आया हुआ मुक्त पदार्थ की मात्रा है 2 ग्राम, इस समय यही 2 Z का मान हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने सिद्ध किया है कि मुक्त पदार्थ की मात्रा ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा। लेकिन शर्त यहां लगा हुआ है, वो शर्त क्या है कि 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक जब हम प्रवाहित करेंगे तो जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा होगी वही विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होगी? बराबर होगी। अब इसको सिस्टमेटिक वे में देख लीजिए, जैसे आपने क्लास नोट्स में लिखा है,
विद्युत रासायनिक तुल्यांक 1 बराबर मतलब I बराबर 1 एम्पियर, T बराबर 1 सेकेंड, तो W बराबर ZIT। तो यहाँ पर देखिए I और T का मान 1 रख दिए, W बराबर क्या आ गया जी, Z आ गया। तो W बराबर Z आना इस बात का प्रूफ है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की वह मात्रा है जो विद्युत अपघट्य के प्रक्रम में 1 एम्पियर के करंट को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। अब इस Z का यूनिट क्या होगा, तो Z का यूनिट बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। Z का यूनिट चाहिए W बटा Q हो जाएगा। W क्या है, पदार्थ की मात्रा, ग्राम, और Q कूलम, तो इसका यूनिट क्या हो गया, ग्राम प्रति कूलम। शुरू होता है आपका आज का टॉपिक, फैराडे का द्वितीय विद्युत अपघटन का नियम। फैराडे का द्वितीय विद्युत अपघटन का नियम क्या है, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट से समझ में आएगा, जल्दी से ध्यान दिया जाए। ये है 3 विद्युत अपघट्य का घोल, जिसमें प्रथम में AgCl विद्युत अपघट्य के रूप में लिया गया है, दूसरे में MgCl2 लिया गया है, और तीसरे में FeCl3, तीसरे में FeCl3 लिया गया है लवण के घोल के रूप में। तो 3 विद्युत अपघट्य के घोल को श्रेणी क्रम में यहाँ व्यवस्थित किया गया है। समान परिमाण की विद्युत धारा इससे अब गुजारी जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस पदार्थ का अपना समतुल्य भार E1 है, और विद्युत धारा प्रवाहित करते ही इस पर W1 ग्राम, इस वाले इलेक्ट्रोड पर W1 ग्राम जाकर मुक्त हो रहा है, इस वाले पर W2 ग्राम मुक्त हो रहा है, और इस वाले पर W3 ग्राम मुक्त हो रहा है। तो शुरू हो रहा है आपका फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। क्या कर रहा है, ध्यान दिया जाए। जब विभिन्न विद्युत अपघट्य के घोल से, यानी जब श्रेणी क्रम में स्थित विभिन्न विद्युत अपघट्य के घोल से समान परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा मतलब W अपने समतुल्य भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। फिर से आपको बता दें कि प्रथम नियम में विद्युत रासायनिक तुल्यांक आया था, और द्वितीय नियम में रासायनिक तुल्यांक आ रहा है, मतलब समतुल्य भार, मतलब वो टॉपिक जो आप इसी 12th क्लास में घोल विलयन में पढ़े थे, तत्व का समतुल्य भार, अम्ल का समतुल्य भार, लवण का समतुल्य भार, यानी E, तो वही E आया है यहाँ। ये रासायनिक तुल्यांक है, और इससे पहले वाले नियम में विद्युत रासायनिक तुल्यांक था, वो Z था, और ये क्या है, E है। तो क्या है नियम, एक लाइन में जब श्रेणी क्रम में स्थित विभिन्न विद्युत अपघट्य के घोल से समान परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा अपने समतुल्य भार के समानुपाती होती है। तो यहाँ W1 समानुपाती E1 होगा, ठीक है। W1 समानुपाती E1 होगा। यहाँ W2 समानुपाती क्या होगा, E2, और यहाँ W3 समानुपाती E3। समानुपाती का चिन्ह जब भी हटता है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, K नियतांक के रूप में आता है। तो यहाँ W1 बाई E1 इक्वल क्या हो गया, K, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर क्या हो गया, W2 बराबर K E2, और W2 बाई E2 K, समीकरण नंबर 2, और यहाँ W3 बराबर K E3, तो ये हो गया W3 बाई E3 इक्वल K, समीकरण नंबर 3। तो W1 बाई E1, W2 बाई E2 और W3 बाई E3 यहाँ प्राप्त हुआ। अब तीनों समीकरण का दायां पक्ष बराबर है, बढ़िया से देख लीजिए, K है। तो समीकरण 1, 2 एवं 3 से, समीकरण 1, 2 एवं 3 से क्या हो जाएगा, बोलिए, W1 बाई E1 इक्वल W2 बाई E2 बराबर W3 बाई E3। इस तीनों का मतलब ये मान बराबर है आपस में, इसका मतलब ये अनुपात नियत है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इसको W1 बाई E1 को हिंदी में पढ़ना है और समझना है। ये हिंदी में कैसे पढ़ेंगे और समझेंगे, हम आप लोगों को कैपेसिटी दे चुके हैं, शायद आप लोग भूल गए होंगे, इसलिए याद दिला दे रहे हैं। एक होता है W बाई M, एक होता है W बाई E, एक होता है दिए गए भार को अणु भार से भाग देने पर मोल, नंबर ऑफ मोल निकलता है, और दिए गए भार को समतुल्य भार से भाग देने पर ग्राम समतुल्य भार निकलता है, यानी नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकलता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकलता है। तो दिए गए भार को अणु भार से भाग देंगे तो मोल की संख्या, और दिए गए भार को समतुल्य भार से भाग देंगे तो। अब इस बात को कैसे समझेंगे, तो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं जो स्पेशली आपको जल्दी से समझा देगा। हमारे पास 10 ग्राम H2SO4 है। कितना ग्राम H2SO4 है? अब आप सभी स्टूडेंट के पास इतना कैपेसिटी है कि आप सभी लोग अणु भार लिखवा सकते हैं। 1 गुणा 2 प्लस 32 प्लस 16 गुणा 4 कितना हुआ? अगर इस 10 को 98 से भाग देंगे तो ये मोल हो जाएगा। लेकिन अब हम इसका समतुल्य भार निकाल रहे हैं, तो समतुल्य भार निकालने का क्या मंत्र दिया है आप लोग को? अणु भार बटा में विस्थापनशील हाइड्रोजन। तो अणु भार कितना, समतुल्य भार कितना आ गया? यानी दिए गए भार को अगर 98 से भाग दीजिएगा तो मोल, और दिए गए भार को अगर 49 से भाग दीजिएगा तो ग्राम समतुल्य भार, ग्राम समतुल्य भार कहलाएगा। अगर आप नहीं समझे एक बार फिर से 5 ग्राम CaCO3 पर समझ लीजिए। पहले CaCO3 का अणु भार निकलवाइए। अणु भार 40 प्लस 12 प्लस 16 गुणा 3 बराबर 100, और इसका अणु भार अब समतुल्य भार निकलवाइए। 100 बटा में 2, कैसे 2 हुआ? Ca प्लस प्लस और CO3 धनायन से आवेश से भाग देती है। कितना आया? 50। तो 50 क्या है? समतुल्य भार, समतुल्य भार। और ये क्या है? अणु भार। अगर इस 5 को 100 से भाग दीजिएगा तो ये मोल हो जाएगा, और इसी 5 को जब 50 से भाग दीजिएगा तो ग्राम समतुल्य भार होगा। ये 5 बटा 100 का मतलब W बटा M, 5 बटा 50 का मतलब W बटा E। तो आज के बाद आप सभी स्टूडेंट माइंड में सेट कर लेंगे कि मोल की संख्या निकालने के लिए दिया गया भार बटा अणु भार होता है, और ग्राम समतुल्य भार की संख्या बराबर दिया गया भार बटा समतुल्य भार। तो अणु भार से भाग देंगे तो मोल निकलेगा, और समतुल्य भार से भाग देंगे तो ग्राम समतुल्य भार। तो आज के बाद कैपेसिटी आप में आ गया कि W बटा E को हिंदी में क्या पढ़ेंगे? ग्राम समतुल्य भार की संख्या। अब हम इसको हिंदी में पढ़कर सुना रहे हैं। प्रथम पदार्थ का ग्राम समतुल्य भार बराबर द्वितीय पदार्थ का समतुल्य ग्राम समतुल्य भार बराबर तृतीय पदार्थ का। यानी एक लाइन का नियम है कि जब विभिन्न इलेक्ट्रोड को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का समान परिमाण में ग्राम समतुल्य भार मुक्त होता है। यानी W1/E1 बराबर W2/E2 बराबर W3/E3। जब समान परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सब पर, सभी इलेक्ट्रोड पर समान परिमाण में समान ग्राम समतुल्य भार के बराबर मुक्त होता है। इसी चीज़ को ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट बता रहा है। अब हम आप लोग को जो समझाएं कैसे आप क्लास नोट्स में लिखेंगे, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से देख लीजिए ताकि रिवीजन हो जाए, 2 बार आप समझ लीजिए। प्रथम विद्युत अपघटन घोल के लिए W1 समानुपाती E1, W1 बराबर KE1, तो W1/E1 इक्वल K, समीकरण नंबर 1 वही जो लिखे थे अभी। द्वितीय विद्युत अपघटन घोल के लिए W2 समानुपाती E2 बटपान W2 बराबर KE2, W2/E2 इक्वल K, ये द्वितीय विद्युत अपघटन हुआ। तृतीय विद्युत अपघटन के घोल के लिए W3 समानुपाती E3, W3 बराबर KE3, W3/E3 इक्वल K, समीकरण 1, 2, 3 से। क्या आप लोग अब हिंदी में पढ़ सकते इसको? प्रथम पदार्थ का ग्राम समतुल्य भार बराबर द्वितीय पदार्थ का ग्राम समतुल्य भार बराबर तृतीय पदार्थ सदैव नियत होता है। यानी प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर किसी भी पदार्थ का समान मात्रा में ग्राम समतुल्य भार मुक्त होता है जब समान परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो। और अब जल्दी से बताइए, फैराडे के प्रथम विद्युत अपघटन के नियम में Z आया था, और Z को क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। द्वितीय नियम में E आया, क्या बोलते हैं? समतुल्य भार। तो Z एवं E में संबंध, Z एवं E में, चलिए जल्दी से बताया जाए। फैराडे के प्रथम विद्युत अपघटन के नियम से आपने क्या सूत्र पढ़ा? W1 बराबर Z1 IT, मतलब W बराबर Z IT आपने पढ़ा।
तो यहाँ पर दो विद्युत अवघट्य के लिए लेके चलना है। प्रथम के लिए W1 बराबर Z1 IT, I और T के साथ 1 1 क्यों नहीं लगा है? समान परिमाण की विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित हो रहा है। इक्वेशन नंबर 1 W2 बराबर बोलिए Z2 IT। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 बोलिए W1 बाई W2 बराबर Z1 IT बटा IT तो हो गया आपका W1 बाई W2 बराबर Z1 बाई समीकरण नंबर 3। अब आइए फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम से दो विद्युत अपघट्य के घोल के लिए फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम से W1 बाई E1 दो के लिए केवल W2 बाई E2। क्या हम लोग लिख सकते हैं W1 बाई W2 बराबर E1 बाई E2? ये यहाँ गया, यहाँ गया। समीकरण 3 और 4 को बार बार देखिए, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष, तो Z1 बाई Z2 बराबर, चलिए Z1 बाई E1 बाई ले रहे हैं, E1 बाई E2 बराबर Z1 बाई Z2। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? E1 बटा Z1 इक्वल E2 बाई Z2। सोचिए दो विद्युत अपघट्य के घोल के लिए तो W1 बाई Z1 आया, E1 बाई Z1 आया बराबर E2 बाई Z2 आया। अगर 3 के लिए लिए रहते तो E3 बाई 4 के लिए होते तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि E और Z का अनुपात क्या होता है? नियत होता है। तो E और Z का अनुपात नियत होता है तो हमने लिख दिया E बटा Z इक्वल K। E बटा Z इक्वल K है तो E बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? KZ होगा और K हटते ही समानुपाती हटेगा तो K आएगा और K हटेगा तो आज के क्लास में सिद्ध हुआ कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? समानुपाती होता है। अब इसको फिर से शुरू से अंत तक देखा जाए ध्यान से, 1 से 2 मिनट में बस, ताकि आपको कॉन्फिडेंस के साथ समझ में आ जाए। कहीं दिक्कत हो किसी को तो वहां हमको रोक कर पूछ लीजिएगा। देखिए विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार W1 बराबर Z1 IT, W2 बराबर Z2 IT। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर ये कट गया IT और W1 बाई W2 बराबर Z1 बाई Z2। इस समीकरण किससे आया? फैराडे के प्रथम विद्युत अपघटन नियम से। द्वितीय नियम से W1 बाई E1 बराबर W2 बाई E2, तो W2 नीचे आ गया बटपर। तो यहाँ समीकरण 4, समीकरण 3 एवं 4 से दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर हो गया। तो ये आ गया नीचे, ये चला गया यहाँ। अब दो विद्युत अपघट्य के घोल के लिए ऐसा प्राप्त हुआ, 3 4 के लिए ऐसा प्राप्त होगा। तो Z बाई E का अनुपात हमेशा क्या होगा? नियत। तो Z बराबर K, तो Z समानुपाती E। तो आज के क्लास में सिद्ध हुआ कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक समतुल्य भार के। तो जस्ट इस टॉपिक के बाद हम इस टॉपिक का प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं। लगातार आप इस चैनल पर बने रहे। अगर आप नए यूजर हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और कंप्लीट वीडियो लेक्चर और नोट्स के लिए एक ऐप डाउनलोड करें, स्टडी ट्रेंड, और 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करके ऑफलाइन ऑनलाइन बैच की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।